हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो है डीवी एक्ट का सेक्शन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था, जो डेफिनेशन क्लोज था। इसके बाद में अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 3। ठीक है, और पार्ट 2 चैप्टर नंबर 2 इसका स्टार्ट करेंगे। इसमें 5 चैप्टर थे। डीवी एक्ट हम कर रहे हैं। जिन्होंने जो पहली बार वीडियो देख रहा है वो जा करके जो है लास्ट वीडियो भी 2 वीडियो देख सकता है। और इससे पहले हमने जो है बीएनएसएस की सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट कर रखी है, और साथ ही साथ में लिमिटेशन एक्ट की भी जो एक सीरीज चलाई थी वो भी कंप्लीट कर ली है। तो वो भी जो है आप लोग देख लेना। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 पर, जो बात करता है डोमेस्टिक वायलेंस की। ठीक है, डीवी डोमेस्टिक वायलेंस की, जो कि जिसमें कि सिर्फ सेक्शन नंबर 3 है। इस चैप्टर में सिर्फ एक ही सेक्शन है, सेक्शन नंबर 3। आते हैं सेक्शन नंबर 3 पर क्या कहता है। ये बात करता है कि डोमेस्टिक वायलेंस की परिभाषा बताता है कि सेक्शन नंबर 3 क्या है। डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन, डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, घरेलू हिंसा की परिभाषा, हिंदी में बोलते हैं घरेलू हिंसा की परिभाषा। ये क्या कहता है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रत्यार्थी का कोई कार्य, लोप या किसी कार्य का करना या आचरण घरेलू हिंसा को गठित करेगा। तो ये कहता है मेनली, ये फर्स्ट क्लॉज इसका कहता है कि कोई भी एक्ट या फिर कोई भी ओमिशन या फिर कोई भी जो है कंडक्ट क्या करता है, घरेलू हिंसा को गठित करेगा यदि वो ऐसा कार्य करता है जैसे नीचे दिए गए हैं। ठीक है, क्या करता है, पहला, यदि रेस्पोंडेंट, ये कहता है यदि रेस्पोंडेंट का कोई कार्य लोप, लोप को बोलते हैं ओमिशन। ठीक है, ओमिशन। उसके बाद में या किसी कार्य का करना, या किसी कार्य का करना, या आचरण, आचरण को बोलते हैं कंडक्ट। ठीक है, घरेलू हिंसा करेगा, डीवी करेगा यदि वह क्या, देखो, तो ये कहता है कि यदि कोई रेस्पोंडेंट जो है कोई भी ऐसा एक्ट करता है या लोप करता है या फिर कोई कंडक्ट करता है ऐसा जो नीचे दिए गए हैं। ठीक है, ये क्या कहता है, हार्म्स और इंजरी और एंडेंजर्स द हेल्थ, सेफ्टी, लाइफ, लिम्ब और वेल बीइंग, वेदर मेंटल और फिजिकली। तो ये क्या कहता है, यदि व्यथित व्यक्ति को जो है उसके जीवन को संकट में डालता है, उसको हार्म पहुंचाता है, इसको स्वास्थ्य को हानि होती है, या फिर जो है उसके जीवन के साथ में जो है क्या करता है, फिजिकली या मेंटली जो है उसको संकट में डालता है। व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग की, चाहे वह उसकी मानसिक हो या फिर शारीरिक भलाई की अपहानि करता है, उसे कोई क्षति पहुंचाता है या उसके संकट उत्पन्न करता है, तो ऐसे करने की प्रवृत्ति है, या जिसके अंतर्गत शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक भावनात्मक दुरुपयोग और आर्थिक दुरुपयोग करना भी है। तो ये इसमें सारी चीजें कवर करता है। तो ये कहता है कि सिर्फ डीवी वही नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ इतना ही नहीं है कि किसी व्यक्ति को जो है किसी ने, रेस्पोंडेंट ने मारा पीटा है। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस वो भी होता है जो मानसिक रूप से दी जाती है। मानसिक रूप से किस तरीके से, जैसे कि कोई किसी व्यक्ति को रोज ताने दे करके जो है टॉर्चर करता है किसी तरीके से, या फिर किसी लैंगिक दुरुपयोग, गालियां दे करके, ठीक है, या मौखिक या भावनात्मक रूप से, भावनात्मक रूप से, या फिर आर्थिक रूप से, आर्थिक रूप से जो है उसकी नीड्स को पूरा ना करके, ठीक है, जितने उसको जरूरत है उसको पूरा नहीं कर रहा है, ठीक है, उसको पैसे नहीं दे रहा है बिल्कुल भी, तो आर्थिक रूप से भी जो है उसको मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो भी जो है डोमेस्टिक वायलेंस होगा। तो ये पहला यही बात करता है। ठीक है, ये क्या कहता है, ये कहता है हार्म्स और इंजरी, हार्म्स और इंजरी और एंडेंजरस हेल्थ एंड सेफ्टी, लाइफ और वेल
बीइंग, मेंटली और फिजिकली, ठीक है। तो मेंटल या फिजिकली, याद रखना इस चीज को, और फिजिकली। तो क्या करता है, याद रखना, मेंटली और फिजिकली जो है उसकी लाइफ, उसको हार्म पहुंचाता है, उसकी लाइफ को, जीवन को खतरे में डालता है, उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करता है, ठीक है। या फिर जो है उसको सामाजिक, आर्थिक, भावनात्मक रूप से जो है उसको परेशान करता है, या फिर किससे, कैसे, इसी में जो है ये कहता है आगे, फिजिकली अब्यूज करता है, फिजिकली अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, वर्बल और इमोशनली अब्यूज करता है किसी को, और लास्ट में कहता है इकोनॉमिक अब्यूज, ठीक है। इकोनॉमिक अब्यूज मतलब कि मुझे जरूरत है कि मेरे को जो है 500 रुपए की नीड है, ठीक है, लेकिन वो मेरे को जो है पैसा ही नहीं दे रहा है उस जरूरत को पूरा करने की, जो कि मेरे लिए बहुत ही जरूरी है, किसी चीज को खरीदना या फिर कुछ भी करना। तो ये भी जो है इकोनॉमिक अब्यूज भी जो है किसमें आता है, डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन में आता है। यदि कोई व्यक्ति जो है, रेस्पोंडेंट जो है किसी व्यथित महिला के साथ में जो है ये एक्ट करता है, तो उसको क्या माना जाएगा, उसको माना जाएगा कि वो उसके साथ में घरेलू हिंसा करता है, ठीक है। इसके बाद में इसका बी पॉइंट, बी क्या कहता है, ये ए था, ये बी, बी कहता है किसी दहेज या अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधि विरुद्ध मांग की पूर्ति के लिए उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिपीड़न करने की दृष्टि से व्यथित व्यक्ति को उत्पीड़न करता है, कि उसके हानि करता है, उसे क्षति पहुंचाता है या संकट उत्पन्न करता है। ये कहता है कि या तो रेस्पोंडेंट जो है या तो दहेज के लिए, ठीक है, डोरी, या तो दहेज के लिए या अन्य संपत्ति, या अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, ठीक है। हिंदी इंग्लिश से कोई दिक्कत तो नहीं है, या चलो इसको इंग्लिश में लिखवा दूंगा, ठीक है। मूल्यवान प्रतिभूति के लिए विधि विरुद्ध, अनलॉफुल जो है वो मांग करता है, अनलॉफुली इसको बोलते हैं विधि विरुद्ध मांग करता है, और उस मांग को पूरा करने के लिए वो उसके साथ में क्या करता है, वो उसके साथ में मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, कोई एक्ट का ओमिशन करता है, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए उसको क्षति पहुंचाता है, उसके जीवन को संकट में डालता है, तब जो है उस व्यक्ति के खिलाफ ये कहा जाता है कि इसने जो है इसको उत्पीड़न किया है, और ये घरेलू हिंसा की परिभाषा में फॉल करता है, ठीक है। आया समझ में, मतलब कि जो कि कंडक्ट किसी दहेज, संपत्ति, मूल्यवान प्रतिभूति या विरोधी मांग करता है, जिसकी पूर्ति के लिए उससे या उससे संबंधित व्यक्ति को जो है वो उत्पीड़न देता है। जरूरी नहीं है कि मान लीजिए कि ए हस्बैंड है, ठीक है, और बी इसकी वाइफ है, तो इसको दहेज ये मांगता है, जरूरी नहीं है कि ये इसी को टॉर्चर करे, बी को ही नहीं, ये जो है बी का जो कोई ब्रदर है सी, ठीक है, ये इसको भी परेशान कर रहा है फोन कर करके, जिसकी वजह से ये परेशान हो रही है। तो अब यहां पर व्यथित व्यक्ति बी ही है, क्योंकि ये बी के साथ टॉर्चर कर रहा है इस चीज को, किसी अन्य को ना, अन्य को उत्पीड़न करके इसके साथ भी ये टॉर्चर कर रहा है। जरूरी नहीं है कि जिसके, कि यहाँ पर जो है व्यथित व्यक्ति को ही उत्पीड़न दे, किसी उसके रिलेटिव को उत्पीड़न दे करके भी जो है ऐसा किया जा सकता है। और ये जो है यदि कोई ऐसा करता है तो उसको जो है ये कहते हैं कि उसने घरेलू हिंसा की है, तो वो भी घरेलू हिंसा की परिभाषा में फॉल करेगा, याद रखना, ठीक है। उसके बाद सी कहता है कि ए और बी में वर्णित किसी आचरण द्वारा व्यथित व्यक्ति या उससे संबंधित किसी व्यक्ति पर धमकी का प्रभाव रखता है। तो ये कहता है कि ए और बी में जो हमने पढ़ा, ठीक है, हार्म्स का, इंजरी का, एंडेंजरस सेफ्टी, लाइफ का, वेल बीइंग, मेंटली एंड फिजिकली, फिजिकली अब्यूज करता है, सेक्सुअली अब्यूज करता है, या फिर दहेज मांगता है, अन्य संपत्ति या कोई मूल्यवान और प्रॉपर्टी मांगता है कि वो मुझे ला करके दो, और नहीं देने पर उसके साथ में जो है वो मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, तो ये सारे जो है क्या है, ये घरेलू हिंसा है। तो ये कहता है कि उस महिला को ये सारे एक्ट करने के लिए जो ए और बी में दिए गए हैं, धमकी देना कि मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुमने ऐसा नहीं किया, तो अपनी बात को मनवाने के लिए, अगर तुम दहेज नहीं लाए तो मैं खुद को जला लूंगा, या फिर तुम्हें मारूंगा, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा,
ये सब भी एक्ट करता है तो वो भी जो है घरेलू हिंसा की परिभाषा में आएगा। ये कहता है इसका सी। उसके बाद डी कहता है महिला को शारीरिक व मानसिक क्षति व उत्पीड़न देना, सॉरी, व्यथित व्यक्ति को अन्य क्षति पहुंचाता है या उत्पीड़न करता है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक हो। तो ये फोर्थ में तो क्लियरली बोल देता है, डी में तो, कि किसी किसी भी व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक क्षति पहुंचाना, ठीक है, मानसिक और शारीरिक क्षति पहुंचाना, ये तो घरेलू हिंसा है, मानसिक व शारीरिक क्षति देना, क्षति पहुंचाना। याद रखिएगा यदि ये 4 एक्ट कोई करता है तो तब बोलते हैं कि उसने जो है घरेलू हिंसा की है। इन 4 एक्ट में ही आप डीवी एक्ट के लिए लायबल हो सकते हो, इनसे अलग जो है नहीं हो सकते। कोई भी रेस्पोंडेंट, याद रखना, कोई भी रेस्पोंडेंट जो है वो क्या करता है, कोई एक्ट करता है, ओमिशन करता है या किसी कार्य करता है, या फिर वो अपने आचरण के द्वारा किसी व्यक्ति को इंजरी पहुंचाता है, किसी व्यक्ति को हार्म करता है, किसी की लाइफ को खतरे में डालता है, किसी की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ करता है, या फिर किसी को गाली गलौज देता है, फिजिकली अब्यूज करता है, सेक्सुअली अब्यूज करता है, या फिर उससे दहेज मांगता है या अन्य व्यक्ति से जो है मूल्यवान प्रतिभूति मांगता है, तब यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने घरेलू हिंसा की है। ठीक है, रेस्पोंडेंट, याद रखना यहाँ पर वर्ड को, रेस्पोंडेंट होना चाहिए। अगर वो कोई और होता है तब जो है आप डीवी एक्ट में फॉल नहीं करोगे। उसके बाद इसमें कुछ वर्ड्स जो दे रखे थे उनको स्पष्टीकरण दे रखा है कि जैसे कि शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक एवं भावनात्मक दुरुपयोग में कौन क्या क्या इंक्लूड है, जो इसमें वर्ड दे रखे हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ो। देखिए सबसे पहले शारीरिक दुरुपयोग आता है। सबसे पहले आता है शारीरिक दुरुपयोग, ऐसा कोई कार्य या आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जो व्यथित व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, अपहानि या उसके जीवन अंग स्वास्थ्य को खतरा कारित करे या उसे स्वास्थ्य के विकास का हास होता हो, या इसके अंतर्गत हमला, आपराधिक अभितरा से बल भी है। तो शारीरिक दुरुपयोग में तो फर्स्ट में ये कहता है कि कोई ऐसा कार्य या आचरण करना जिससे कि व्यथित व्यक्ति को जो है क्या होती हो, पेन होता हो, व्यथित व्यक्ति को पेन, हार्म्स, डेंजरस टू लाइफ, ठीक है, डेंजर टू लाइफ, और क्या कहता है, लिम्ब एंड हेल्थ और इंपेयर ऑफ हेल्थ। ठीक है, या फिर में क्या करता है उसके साथ में, या फिर असॉल्ट करता है, या फिर क्रिमिनल फोर्स यूज करता है, और क्रिमिनल इंटिमिडेशन, या फिर उसको धमकी देता है। ठीक है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। तो ये सारी चीजें जो है शारीरिक दुरुपयोग में मानी जाती हैं। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति जो है किसी को क्षति पहुंचाता है, उसको इंजरी करता है, उसकी लाइफ को खतरे में डालता है, उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करता है, उस पर हमला करता है, उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, या फिर उसको आपराधिक धमकी देता है, तब जो ये माना जाएगा कि उसने शारीरिक क्षति कारित की है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड है लैंगिक दुरुपयोग। लैंगिक दुरुपयोग में क्या आता है, ये है सेक्सुअल अब्यूज including any conduct of sexual nature, the abuse humiliates, degrade or otherwise violate the dignity of woman। ठीक है, किसी महिला की जो है क्या करना, तिरस्कार करना, ठीक है, उसका जो है गरिमा का दुरुपयोग करना, महिला की गरिमा के साथ खिलवाड़ करना, तो ये सारे जो है क्या किस में आते हैं, लैंगिक दुरुपयोग में आते हैं। उसके बाद थर्ड, सिंपली ये आप समझ ही रहे होगे। उसके बाद थर्ड कहता है कि वर्बल और इमोशनल अब्यूज। वर्बली और इमोशनली अब्यूज क्या होता है, किसी के साथ उपहास करना, किसी का मजाक उड़ाना, छोटी छोटी बातों को लेकर के किसी का तिरस्कार करना, ठीक है, किसी को गाली देना, अपमान करना, ये सारे जो होते हैं ये वर्बली और भावनात्मक दुरुपयोग में आते हैं। ठीक है, उसके बाद बी कहता है किसी ऐसे व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा कारित करने की लगातार धमकियां देना जिसमें व्यथित व्यक्ति हितबद्ध है, मतलब कि जिस व्यक्ति से जो एग्रीव्ड पर्सन है उसका इंटरेस्ट है,
ठीक है, और उस व्यक्ति को लगातार जो है क्या करना, धमकियां देना, तो ये भी जो है भावनात्मक दुरुपयोग में आएगा। मतलब कि किस तरीके से मैं जो है यदि अपनी वाइफ को जो है ये धमकी देता हूं कि मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा, तुम्हारी माँ के साथ ऐसा कर दूंगा, या फिर तुम्हारी बहन को, छोटी बहन को के साथ ऐसा कर दूंगा, तो वो भी जो क्या है, वो भी भावनात्मक दुरुपयोग ही तो है। उसके बाद आता है आर्थिक दुरुपयोग। आर्थिक दुरुपयोग का कहता है ऐसे सभी यकीनीय आर्थिक वित्तीय साधन जिनके लिए व्यथित व्यक्ति किसी विधि या रूढ़ि के अधीन हकदार है, चाहे वे किसी न्यायालय के अधीन आदेश या संदेह हो, जिसकी व्यथित व्यक्ति किसी आवश्यकता के लिए अंतर्गत व्यक्ति के, उसके बालकों आदि को कोई है घरेलू आवश्यकता भी है, उपेक्षा करता है। मतलब कि उसको या उसके बालकों को जो है घरेलू उपेक्षाओं के लिए पैसे चाहिए, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए खाने के, और वो उसको कुछ भी नहीं दे रहा है, पैसे भी नहीं दे रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, ये उपेक्षा करना एक तरीके से, ये आर्थिक दुरुपयोग भी जो इसमें शामिल है। जैसे कि इसमें किसी का स्त्री धन है उसको ना लौटाना, ये भी इसी में शामिल है। संयुक्त रूप से प्रत्यक्ष स्वामित्व संपत्ति, ठीक है, जिसने जो है अलग से जो है अपनी प्रॉपर्टी खरीदी थी उसको ना लौटाना, उसके पैसे ना देने, ये सारे जो है इसी में आते हैं। उसके बाद में आगे बी और सी भी कहता है कि श्योरिटी, शेयर्स, बॉन्ड्स एंड एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जो है उनको जो है पृथक रखना उस चीज से, और जिस जबकि उसका उसमें हित हो। सिंपल है, समझ जाओगे, ठीक है, एक बार पढ़ोगे तो समझ जाओगे। उसके बाद स्पष्टीकरण 2 कहता है यह अवधारित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या प्रत्यार्थी का कोई कार्य, लोक या किसी कार्य का करना या आचरण इस धारा के अधीन घरेलू हिंसा का गठन करता है, मामले के संपूर्ण तथ्य और परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा। तो मतलब कि पहले ये नहीं है कि किसी ने कंप्लेन कर दी तो सिर्फ डी को ये मान लिया जाएगा कि उसने घरेलू हिंसा की, उसके पूरे तथ्यों पर विचार किया जाएगा, दोनों पक्षों को सुना जाएगा, उसके बाद में ही जो है ये कहा जा सकता है कि उसने घरेलू हिंसा की है। तो यहां पर जो है आपका चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। कितने मिनट की वीडियो हो गई, 1 मिनट को, चलो 20 ही मिनट हो गए, अभी तो कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 4 और करते हैं ना, संरक्षण अधिकारी को जानकारी दिया जाना और जानकारी देने वाले का दायित्व। अब आते हैं सेक्शन नंबर 4 पर और चैप्टर नंबर 4 पर, सॉरी चैप्टर नंबर 3 पर, ठीक है, जो कि इसको मिटा दो, 4 से लेकर के 11 तक, 11 ही है ना, 11 तक, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 जो बात करता है पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड सर्विस प्रोवाइडर्स। तो 4 कहता है संरक्षण अधिकारी को जानकारी का दिया जाना और जानकारी देने वाले के दायित्व का अपवर्जन, ठीक है। एनी पर्सन हु हैज रीजन टू बिलीव दैट एन एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस हैज बीन और इज बीइंग और लाइकली टू बी कमिटेड मे गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द कंसर्न प्रोटेक्शन ऑफिसर। यदि कोई व्यक्ति जिसके पास ये विश्वास करने का कारण है कि उस महिला के साथ में क्या हो रहा है, घरेलू हिंसा की जा रही है या घरेलू हिंसा किए जाने की संभावना है, तो उस संबंध में जो है उसे सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफिसर, संरक्षण अधिकारी को जो है वो जानकारी दे सकता है। तो सबसे पहले ये बात करता है कोई व्यक्ति जिसके पास, कोई व्यक्ति, सेक्शन नंबर 4 कर रहे हैं, जिसके पास विश्वसनीय जानकारी है कि घरेलू हिंसा का कोई कार्य हो चुका है, घरेलू हिंसा हो चुकी है या हो रही है या होने वाली है या होने की संभावना है, तो उसे संरक्षण अधिकारी को इस बारे जानकारी दे सकेगा, इस बारे में जानकारी दे सकेगा।
और यदि वो ऐसा नहीं करता है, संरक्षण अधिकारी को जानकारी नहीं दे पाता, तो एटलीस्ट पुलिस को तो जो है उसको उसकी जानकारी जो है उसको दे देनी चाहिए कि इस महिला के साथ में जो है मारपीट हो रही। पुलिस आप जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर को अपने साथ में लेकर के आ जाएगी या फिर उसको खुद ही इन्फॉर्म कर देगी। उसके बाद सब क्लोज 2 कहता है कि उपधारा 2 के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति द्वारा सद्भाविक रूप से दी जाने वाली जानकारी के लिए सिविल या दंडिक कोई दायित्व उपगत नहीं है। तो ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जो है, यदि कोई व्यक्ति, याद रखिएगा, घरेलू हिंसा की जानकारी जरूरी नहीं है कि उस महिला के द्वारा ही दी जाए। घरेलू हिंसा की जानकारी कोई भी व्यक्ति दे सकता है जिसको कि विश्वास है कि ये घरेलू हिंसा हुई है या फिर होने वाली है या संभावना है। तो ये दूसरे में यही कहता है कि यदि कोई व्यक्ति ये जानते हुए भी कि किसी महिला के साथ में जो है घरेलू हिंसा हुई है और फिर भी कोई जानकारी नहीं देता है, तो इसके लिए जो है उसके ऊपर ना तो कोई क्रिमिनल और ना ही सिविल कोई भी उसको जो है लाइबिलिटी, उसको लाइबल नहीं ठहराया जा सकता किसी भी तरीके से, उसको कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। तो इसका सब क्लोज 2 यही बात करता है, ठीक है। ना ही देने वाले के ऊपर और ना ही ना देने वाले के, चाहे उसने दी हो चाहे ना दी हो, उसको जो है लायबल नहीं ठहराया जाएगा। तो ये कहता है सेक्शन नंबर 4, संरक्षण अधिकारी की जानकारी और देने वाले का दायित्व। तो देने वाले का दायित्व तो कुछ भी नहीं होगा, ना क्रिमिनल होगा ना सिविल होगा। पूछ लेता है, याद रखना, देने जो जानकारी नहीं देता है तो उसका क्या दायित्व होता है, तो उसको कोई दायित्व नहीं होता, ना सिविल ना क्रिमिनल, संरक्षण अधिकारी। अब आता है सेक्शन नंबर 5, पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाता और मजिस्ट्रेट का क्या कर्तव्य है। सेक्शन 5 इसमें बात करता है कि पुलिस ऑफिसर, ठीक है, और सेवा प्रदाता, सर्विस प्रोवाइडर, और किसकी बात करता है, और मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट की ड्यूटीज के बारे में, इन सब की ड्यूटीज के बारे में बताता है ये, ठीक है। तो क्या कहता है, इसको पढ़ो, देखो। ए पुलिस ऑफिसर, कोई पुलिस अधिकारी, प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर और मजिस्ट्रेट, इन चारों में से कोई भी, याद रखना कौन कौन। पहला पुलिस ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, एसपी लिख, सर्विस प्रोवाइडर, शॉर्ट छोड़ो, या फिर मजिस्ट्रेट। इन चारों में से हु हैज रिसीव्ड ए कंप्लेंट फॉर ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, जो भी डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट रिसीव्ड करता है, हु हैज रिसीव्ड ए डीवी कंप्लेंट, मतलब कि डीवी कंप्लेंट, घरेलू हिंसा की, इन चारों में से यदि कोई भी घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त करता है or is otherwise present at the place of an incident of domestic violence, when the incident of domestic violence is reported to him, shall inform the aggrieved person। या फिर जहां पर वो जो है, मतलब कि या तो पुलिस पुलिस के पास, ठीक है, या फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास, या सर्विस प्रोवाइडर के पास, या मजिस्ट्रेट के पास जो है, यदि उनको व्यथित व्यक्ति के द्वारा जो है शिकायत दी जाती है तो उनकी क्या ड्यूटीज हैं, तो ये वही बताता है। या तो जो है क्या आती है, या तो उनको इंफॉर्मेशन रिसीव्ड होती है, दो बातें कहता है ये, ठीक है, या तो उनको इंफॉर्मेशन रिसीव्ड होती है या कंप्लेंट रिसीव्ड होती है, या फिर जो है व्यथित व्यक्ति खुद जो है इनके पास जाकर के कंप्लेंट करती है, तो इनकी क्या ड्यूटी बनती है। तो इनकी कुछ ड्यूटीज हैं, उन ड्यूटीज को आप जो है एक बार में याद हो जाएंगी। तो इनकी क्या ड्यूटीज हैं, ये कहता है, पहला, इस अधिनियम के अधीन किसी संरक्षण आदेश, धन्य राहत के लिए आदेश, या किसी अभिरक्षा आदेश, या किसी निवास आदेश, प्रतिकर आदेश, या ऐसा आदेश एक से अधिक रूप में किसी अनुतोष को प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के उसके अधिकार की, सेवा प्रदाताओं की सेवाओं की उपलब्धता की। तो ये कहता है, पहला ये बात बताता है कि उसको जो है, यदि कोई एग्रीव्ड पर्सन है तो उसको क्या रिलीफ दिए जा सकते हैं, तो ये सारे रिलीफ उसको दिए जा सकते हैं। संरक्षण आदेश दिया जा सकता है कि उसको पैसे दिए जाएं, पैसे देने का आदेश दिया जा सकता है, कस्टडी का आदेश दिया जा सकता है, उसको रेजिडेंस ऑर्डर पास किया जा सकता है, उसको कंपनसेशन दिलाई जा सकती है। ये सारे रिलीफ जो है उसको प्रदान किए जाएंगे, उसके बारे में उसको जानकारी दी जाएगी। फिर बी कहता है कि जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे उनकी जो है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी सेवा उनको दी जाएगी। सर्विस प्रोवाइडर की सेवा, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर
सर्विस प्रोवाइडर की सेवा उनको उपलब्ध करवाई जाएगी। उसके बाद सी कहता है संरक्षण अधिकारियों की सेवा उसको उपलब्ध करवाई जाएगी, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, ठीक है, इनकी सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी। अब इनकी कार्य क्या होते हैं, देखिए जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है उनका क्या कार्य होता है, उनका ये कार्य होता है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर उस महिला को, एग्रीड पर्सन को ये बता सकता है कि आपको क्या करना है, वो उसकी रिपोर्ट तैयार करने में मदद करता है कि आगे क्या करना है, वो मजिस्ट्रेट को कंप्लेन कर सकता है, सेक्शन 12 में प्रोटेक्शन ऑफिसर भी, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर इस तरीके से अपनी सक्रिय भूमिका निभाता है यहाँ पे। उसके बाद फोर्थ कहता है डीएलएस मतलब विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अधीन निःशुल्क विधिक सेवा के अधिकार की, तो मतलब उसको फ्री लीगल एड, ठीक है, उसको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाना, ये किसका काम है, ये इसी का काम है प्रोटेक्शन ऑफिसर का। उसके बाद में ई, ये इनके ड्यूटीज हैं जहां कहीं सुसंगत हो। आईपीसी 1860 की धारा 498 के अधीन किसी परिवार के फाइल करने या उसके क्षेत्राधिकार की जानकारी देना, मतलब कि 498 ए का जो है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देना, जिसको अभी बोलते हैं हम सेक्शन 85 ऑफ बीएनएस, ठीक है, बीएनएस के तहत उसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करवा देना। आया समझ में? तो ये इनकी कुछ ड्यूटीज हैं 5-6 जो कि इनको कार्य करना चाहिए ये। परंतु इस अधिनियम की किसी बात का कोई रीति का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह पुलिस अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर विधि के अनुसार कार्रवाई करने के लिए अपने कर्तव्य से अविमुक्त कर देती है। मतलब कि ये जो है ये आगे ये कहता है कि यदि पुलिस को जो है कोई जानकारी मिलती है, तो संज्ञेय अपराध की किए जाने की जानकारी मिलती है ना, तो पुलिस जो है ये कह करके मुक्त नहीं हो जाती कि ये डीवी एक्ट का मैटर है, आप जो है इन सब से जो है हेल्प ले सकती हैं। पुलिस को जो है अपनी एफआईआर लॉन्च करनी पड़ेगी, वो अपना कार्य खुद करेगी, वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह कंप्लीट रूप से करेगी, वो जो है इससे छुटकारा नहीं पा सकती। मतलब कि एक बार दोबारा से आपको ओवरव्यू समझा देता हूँ सेक्शन नंबर 5 का। सेक्शन नंबर 5 मेनली ये बात करता है कि यदि किसी के पास किसी को इन्फॉर्म मिलती है या फिर किसी पुलिस ऑफिसर के पास, प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास, सर्विस प्रोवाइडर के पास या मजिस्ट्रेट के पास में किसी डीवी की कंप्लेंट फाइल होती है, डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट फाइल होती है या फिर जो है कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है, तो उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं। तो उनकी ड्यूटीज़ का पहला तो ये कहता है कि मजिस्ट्रेट जो है वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है। यदि उस महिला को घर से निकाल दिया गया है तो उसको ऑर्डर दे सकता है कि आप उसको रेजिडेंशियल ऑर्डर दे सकता है कि आप यहाँ पर रहिए, इतने आप इन्हीं के घर रहिए, और उनको बाहर निकाल सकता है, ठीक है। आप संरक्षण कस्टडी ऑर्डर दे सकता है या फिर प्रोटेक्शन ऑर्डर दे सकता है, मॉनेटरी रिलीफ दे सकता है, ये सारी चीज़ें जो उसको प्रोवाइड करवाएगा। उसके बाद में बी कहता है जो सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे उनकी जो सेवा होगी, सर्विस होगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, वो उपलब्ध होगी, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की सेवा रहेगी। उसके बाद कहता है कि डीएलएसए के तहत उसको फ्री लीगल एड दिलाई जाएगी। फिर उसके बाद कहता है कि 498A मतलब 85 ऑफ बीएनएस के तहत जो है वो अपनी कंप्लेंट भी फाइल कर सकती है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 6 पर। सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 6 क्या कहता है, आश्रय गृहों के कर्तव्य, मतलब कि जो ड्यूटीज ऑफ शेल्टर होम, जो शेल्टर होम जगह जगह बने होते हैं ना, उनकी ड्यूटीज के बारे में बताता है। ड्यूटीज ऑफ शेल्टर होम, तो ये क्या ड्यूटीज होती है शेल्टर होम की। देखिए मान लीजिए किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा होती है और उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है, तो ये शेल्टर होम की ड्यूटी है कि वो जो है उसको अपने पास रखे, अपनी जो है उसको एक रहने के लिए कमरा दे, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करे, खाना पीना प्रोवाइड करवाए उसके लिए, ठीक है। तो ये जो है उनकी ड्यूटी है, वो ये कह करके जो है अब वो भगा नहीं सकते उनको या मना नहीं कर सकते, ठीक है। यही कहता है यदि कोई व्यक्ति या उसकी तरफ से कोई संरक्षण अधिकारी या कोई सेवा प्रदाता या किसी आश्रय के भार साधक व्यक्ति से उसकी आश्रय उपलब्ध कराने का अनुरोध करता है, तो आश्रय का ऐसा भार साधक व्यक्ति व्यथित व्यक्ति को आश्रय गृह देने के लिए उपलब्ध उसको करवाएगा। मतलब कि या तो एग्रीड पर्सन खुद या कोई प्रोटेक्शन ऑफिसर या कोई सर्विस प्रोवाइडर, ये तीनों याद रखने। कौन आवेदन करता है, पहला एग्रीड पर्सन, ये पूछते हैं एग्रीड पर्सन, प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। इन तीनों में से यदि कोई भी आवेदन करता है, किसी के शेल्टर होम्स के वो जो अधिकारी होता है उसके पास आवेदन करेगा कि जो है इसको आश्रय गृह जो है उपलब्ध करवा जाए, और उसकी ड्यूटी बनती है कि वो जो है उसको आश्रय गृह उपलब्ध करवाए।
तो ये कहता है सेक्शन नंबर 6, मतलब कि जितने भी शेल्टर होम्स होते हैं ना, वो इनकी ड्यूटी है, ठीक है, कि वो उनको जो है रहने के लिए जगह प्रदान करें। उसके बाद सेक्शन नंबर 7 क्या कहता है, चिकित्सक सुविधा के कर्तव्य। यदि कोई व्यक्ति व्यथित व्यक्ति है उसकी तरफ से कोई संरक्षण अधिकारी, तो इसमें भी 3 ही है। पहला एग्रीड पर्सन, दूसरा प्रोटेक्शन ऑफिसर, तीसरा कोई सेवा प्रदाता। किसी भी यदि उसको इंजरी आई है तो सबसे पहले जो है उसको चिकित्सा दिलवाई जाएगी, मेडिकल एड दिलवाई जाएगी उसको, ठीक है। और जो मेडिकल जो चिकित्सक सुविधा केंद्र होंगे वो उसको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल एड प्रदान करेंगे। बस इतनी सी बात कहता है सेक्शन 7। ये सेक्शन 7 कहता है मेडिकल की। सेक्शन याद रखना, बाकी अंदर का कुछ भी नहीं है। उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 8 की, संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति। अब बात करते हैं जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, उनकी अपॉइंटमेंट की बात। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर की अपॉइंटमेंट की बात करता है। ये क्या कहता है, राज्य सरकार नोटिफिकेशन द्वारा प्रत्येक जिले में उतने संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेगी जितने वह आवश्यक समझे, और वह उन क्षेत्रों या क्षेत्रों को भी अधिसूचित करेगी जिनके भीतर संरक्षण अधिकारी इस अधिनियम द्वारा उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेंगे। पहला ये बात कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करेगी। कौन अपॉइंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अपॉइंट प्रोटेक्शन ऑफिसर, यहां पर पीओ प्रोटेक्शन ऑफिसर है, ठीक है। और कितने कर सकती है, जितना वो चाहे, जितने चाहे, ठीक है, कोई नंबर नहीं है, जितना स्टेट गवर्नमेंट चाहे उतने अपॉइंट कर सकती है। उसके बाद में सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है ऐसे संरक्षण अधिकारी जहां तक संभव हो महिला होगी और उनके पास ऐसी योग्यता और अनुभव होंगी जो निश्चित किए जाए। तो मतलब कि ये बात करता है कि जहां तक पॉसिबल हो ना, वहां तक ये हो कि संरक्षण अधिकारी जो हो वो एक वोमेन ही हो, ठीक है। जहां तक संभव हो प्रोटेक्शन ऑफिसर वोमेन हो, ठीक है। और उसकी योग्यताएं वो होंगी जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड करी जाएंगी, वही उसकी योग्यताएं होंगी। अच्छा, वोमेन ही क्यों रखा गया, क्योंकि वोमेन ही जो है एक एक औरत ही दूसरी औरत को जो है अपनी खुल करके जो उसकी कंडीशंस है, जो उसके साथ हुआ है, जो घटनाएं घटी हैं, उनको बता सकती है बिना घबराए। किसी जेंट्स को बताने में हो सकता है कि कोई महिला जो है हिचकिचाने लग जाए इस वजह से, या फिर उनसे कुछ छुपा ले, तो इस वजह से यहाँ पर जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर वोमेन अपॉइंट करने की बात करता है कि जहां तक यदि पॉसिबल हो वहां वोमेन अपॉइंट करो। थर्ड कहता है संरक्षण अधिकारी और उसके अधीन अन्य अधिकारियों की सेवाओं के निर्बंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाए। मतलब कि ये कहता है कि जो संरक्षण अधिकारी होते हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, उनके अधीन जो अधिकारी होंगी उनकी कंडीशंस वो होंगी जो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। उनके नीचे कौन होगा, कितने होंगे, ठीक है, उनकी क्या क्वालिफिकेशंस होंगी, वो सारी डिसाइड करेगी स्टेट गवर्नमेंट। आया समझ में। अब संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य बताता है कि उसके क्या कर्तव्य हैं। कर दे इसको भी सोच तो रहा हूँ, छोटा ही है वैसे तो, मतलब छोटा तो नहीं है पर बड़ा भी नहीं है इतना। चलो कर लो ये, और कर लो, लास्ट लास्ट कर लो, जल्दी जल्दी खत्म करना है यार। संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य, अभी आपने पढ़ा सेक्शन 8 में प्रोटेक्शन ऑफिसर की अपॉइंटमेंट, और अब पढ़ते हैं सेक्शन 9 में उनके कर्तव्य, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के कर्तव्य के बारे में, या फिर ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर हिंदी वाले लिख सकते हैं, मैं वैसे ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या कर्तव्य होते हैं उनके, पहला क्या कहता है, किसी मजिस्ट्रेट को सॉरी संरक्षण अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य होते हैं। एक कहता है किसी मजिस्ट्रेट को इस अधिनियम के अधीन उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करना। पहला जो है उसकी क्या ड्यूटी होती है कि वो जो है मजिस्ट्रेट की हेल्प करना, मजिस्ट्रेट की हेल्प करना। वो किस तरीके से हेल्प कर सकता है, वो इस तरीके से हेल्प कर सकता है कि कोई रिपोर्ट तैयार करवाने में, ठीक है, या फिर किसी भी अन्य तरीके से, जैसे कोई रिपोर्ट बनवाने में, मजिस्ट्रेट की किसी रिपोर्ट को मंगवाने में, DIR तैयार करवाने में, ठीक है, कब उसको सूचना मिली अपनी गवाही वगैरह से, वो जो है उसकी मजिस्ट्रेट की हेल्प कर सकता है। उसके बाद में बी कहता है किसी घरेलू हिंसा की शिकायत की प्राप्त होने पर किसी मजिस्ट्रेट को ऐसे रूप की रीति से विहित की जाए घरेलू हिंसा की रिपोर्ट करना और पुलिस थाने के
जिसके अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर घरेलू हिंसा का होना भी कथित किया गया है। भार साधक पुलिस अधिकारी को उस क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं को उस रिपोर्ट की प्रतियां अग्रेषित करना। तो ये कहता है कि यदि प्रोटेक्शन ऑफिसर को शिकायत प्राप्त होती है, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफिसर को शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी एक कॉपी, उसकी कॉपी किसको प्रोवाइड करवाना? पहला मजिस्ट्रेट को, दूसरा पुलिस ऑफिसर को जिसकी ज्यूरिडिक्शन में हो, ठीक है, विद इन ज्यूरिडिक्शन, याद रखना। थर्ड सर्विस प्रोवाइडर को। तो इनको जो है एक एक कॉपी भेज देगा। उसके बाद में थर्ड क्या कहता है? थर्ड कहता है सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है। यदि प्रोटेक्शन ऑफिसर को कोई शिकायत मिलती है तो वो उनकी एक एक कॉपी जो मजिस्ट्रेट को, पुलिस अफसर को, सर्विस प्रोवाइडर को दे देगा जिसकी ज्यूरिडिक्शन में है। उसके बाद 3 क्या कहता है? किसी मजिस्ट्रेट को यदि व्यथित व्यक्ति किसी संरक्षण आदेश के जारी करने के लिए अनुतोष का दावा करने की वांछना करता है तो ऐसे प्रारूप ऐसी रीति से विहित की जाएगी जैसा आवेदन करेगा। एक मिनट, इंग्लिश में क्या है ये? To make an application in such form in such manner may be prescribed by the magistrate to aggrieved person on the desire and claiming relief or insurance to or protection order। तो ये कहता है कि ये जो है इसकी क्या ड्यूटी बनती है? प्रोटेक्शन ऑफिसर की ये भी ड्यूटी बनती है कि वो किसी मजिस्ट्रेट के यहाँ आवेदन करे उसके व्यथित व्यक्ति के बिहाफ पर, कोई भी जो है उसकी प्रोटेक्शन लेने के लिए या फिर कोई भी ऑर्डर प्राप्त करने के लिए, ठीक है, आवेदन करना। याद रखना, आवेदन करना किसके बिहाफ पर? एग्रीड पर्सन के बिहाफ पर, मजिस्ट्रेट को, मजिस्ट्रेट को आवेदन करना कोई भी आदेश प्राप्त करने के लिए, कोई अनुतोष प्राप्त करने के लिए। सेक्शन 12 में ये कर सकता है, प्राप्त करने के लिए, ठीक है। किसके बिहाफ पर करता है? याद रखना, एग्रीड पर्सन के। उसके बाद में चौथा क्या कहता है? चौथा कहता है यह सुनिश्चित करना कि किसी व्यथित व्यक्ति को विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीन विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। मतलब कि ये तय कर, उसको ये बताना। अब किसी महिला को तो नहीं पता कि, आमतौर पर महिला को नहीं पता, महिला को अगर किसी को भी नहीं पता होता कि डीएलएसए के तहत उनको, यदि उनके पास पैसा नहीं है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है किसी वकील को हायर कर सकती हैं। तो ये यहाँ पर किसकी ड्यूटी बनाई गई है? ये यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी बनाई गई है घरेलू हिंसा के मामले में। यदि किसी महिला को ये नहीं पता तो उसको जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर ये फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाएगा। ये कहता है चौथा। उसके बाद 5 क्या कहता है? मजिस्ट्रेट की अधिकारिता वाले स्थानीय क्षेत्र में ऐसी सभी सेवा प्रदाताओं को जो कि विधिक सहायता या परामर्श, आश्रय गृह और चिकित्सक सुविधाएं उपलब्ध कराने की एक सूची बनाएगा। मतलब कि ये कहता है कि मजिस्ट्रेट की ज्यूरिडिक्शन में जो है ना, इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा। पांचवा कहता है कि मजिस्ट्रेट की ज्यूरिडिक्शन में जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं या फिर क्या है, या फिर शेल्टर होम्स हैं, या फिर क्या है, चिकित्सक सुविधा है, मेडिकल फैसिलिटी, उनकी लिस्ट बना करके मजिस्ट्रेट को प्रोवाइड करवाना, ठीक है। तो लिस्ट बनाकर मजिस्ट्रेट को देना, ठीक है। उसके बाद में छठा कहता है यदि व्यथित व्यक्ति ऐसी अपेक्षा करता है कि कोई सुरक्षित आश्रय गृह उपलब्ध कराना और किसी व्यक्ति को आश्रय गृह में सौंपते हुए अपनी रिपोर्ट की एक कॉपी पुलिस थाने या उसके क्षेत्र में आश्रय गृह अवस्थित अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट को अग्रेषित कर देना। यदि जो है व्यथित व्यक्ति अपने लिए जो है क्या चाहता है, एक सुरक्षित शेल्टर होम चाहता है और उसको वो प्रोवाइड करवा दिया गया है, तो उसकी एक रिपोर्ट यदि उसने जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर ने क्या है, एक कोई शेल्टर होम जो है एग्रीड पर्सन को प्रोवाइड करवाया, तो उसकी एक रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में और एक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को दे देगा। बस इतनी बात करता है कि हमने जो है उसको ये शेल्टर होम प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसको वहां पर रखा गया है, ये कहता है। उसके बाद 7 क्या कहता है? यदि उसको इंजरीज हुई हैं तो
उसको जो है मेडिकल करवाना, और उस क्षेत्र में जहां घरेलू हिंसा का होना भी कथित किया गया, पुलिस थाने में अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट को चिकित्सक रिपोर्ट की कॉपी भेज देना। तो यदि उसको साथ में जो कोई मारपीट की गई है तो पहले तो उसको जो है मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, मेडिकल चेकअप वगैरह करवाना, और उसकी एक रिपोर्ट जो है पुलिस स्टेशन को और एक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेज देना। बस ये उसकी ड्यूटी है। उसके बाद एक और ड्यूटी है 8वीं, यह सुनिश्चित करना कि धारा 20 के अधीन मॉनेटरी रिलीफ के लिए आदेश का दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार अनुपालन और निष्पादन किया जाए। ये कहता है अन्य कर्तव्य जो विहित किए जाए, अन्य एनी अदर रिलीफ भी जो है उसको दिलवाए जा सकते हैं। उसके बाद सेकंड कहता है संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन, और वह इस अधिनियम द्वारा या उसने अधीन मजिस्ट्रेट और सरकार द्वारा उस पर अधिरोपित कर्तव्य का पालन करेगा। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। ये 8 कर्तव्य आप लोग याद रखना, ठीक है। सिंपल है। इसमें क्या है, देखो यदि किसी महिला के साथ में जो है मारपीट हुई है तो उसका मेडिकल करवा करके जो है उसकी एक रिपोर्ट पुलिस को, एक मजिस्ट्रेट को भेज देना, ठीक है। यदि उसको शेल्टर होम्स प्रोवाइड करवाए तो उसकी भी एक रिपोर्ट पुलिस को और एक मजिस्ट्रेट को भेज देना। उसको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवा देना, उसकी तरफ से जो है मजिस्ट्रेट कोर्ट में आवेदन करवा देना। और क्या है, फर्स्ट क्या कहता था, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना, आवेदन करना, उसकी तरफ से रिलीफ प्रोवाइड करवा देना। ये 7-8 हैं जो इनको आप याद कर लेना। याद क्या, एक बार में ही हो जाते हैं, तो सिंपल से हैं, इनको तो आप बिना पढ़े भी जो है कर दोगे, इतना तो मेरे को भरोसा है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आज 8-9 सेक्शन कवर कर लिए। अब तो जल्दी हो जाएगा, 2 लेक्चर्स में पूरी कंप्लीट है। सेक्शन 12 इंपॉर्टेंट और है, उसके बाद में कुछ 18 से 22 तक इंपॉर्टेंट, फिर इतना कुछ रिलेवेंट सी चीज़ें हैं उनको छोड़ देंगे। तो आई होप आप लोगों को जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।